12 अक्टूबर 1972 को यूरुग्वे से एक छोटी सी चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरती है। ये फ्लाइट 571 सैंटियागो चिली के दारुल हुकूमत के लिए रवाना हुई थी। इसमें कुल मिलाकर 45 मुसाफिर शामिल थे, जिनमें लंबे चौड़े रग्बी प्लेयर्स को सवार किया गया था। हत्ता कि कुछ प्लेयर के खानदान और दोस्त भी इसी 45 पैसेंजर्स में शामिल थे। ये एक छोटी सी फ्लाइट का सफर था। यूरुग्वे से सैंटियागो तक का सफर आमतौर पर 3 घंटे में मुकम्मल हो जाता है। इसके रास्ते में बड़े एंडीज के पहाड़ों का वास्ता भी पड़ता है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला साउथ अमेरिका के एंडीज का है। हिमालयंस के अलावा ये बहुत बुलंद पहाड़ हैं और हमारी कहानी के 45 पैसेंजर्स का वास्ता इन्हीं एंडीज के पहाड़ों से पड़ने वाला है। इस हवाई जहाज ने मेंडोजा अर्जेंटीना में एक रात गुजारी। अगले दिन 13 अक्टूबर को हवाई जहाज 2:18 पर अपनी उड़ान भरता है। पायलट्स ने भी मौसम के साफ होने की प्रेडिक्शन दे दी। अगले घंटे के लिए सफर बड़ा पुरसकून गुजरा। पायलट्स ने इस हवाई जहाज को शाम 3:21 पर नीचे उतारने की कोशिश की। जहाज सैंटियागो सिटी के करीब तो था, लेकिन अभी पहाड़ों में ही था। नाज़रीन, ट्विस्ट यहीं पर शुरू होता है कि जैसे ही ये प्लेन नीचे को उतरता गया तो हवा का प्रेशर इसके विंग्स पर पड़ने लगा और जहाज हॉरिजॉन्टल तौर पर हिलने लगा और इन्हीं लम्हात में बादल ने जहाज को घेर लिया। अब इर्द गिर्द हर तरफ सिर्फ सफेद रंग के बादल के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस जहाज के सायरन और वार्निंग लाइट्स भी अचानक से ऑन होती जाती और हाई अलर्ट जारी करने लगी, मगर इन लम्हों में किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है और इनमें बैठे पैसेंजर्स रग्बी प्लेयर्स एक दूसरे को मजाक करने लगे। इनमें से एक मुसाफिर ने विंडो से बाहर देखा और मजाक में कहने लगा कि बादल खत्म हो रहे हैं, मगर फिर वो देखता है कि वो एक पहाड़ी की चोटी के करीब है और अब वो खतरे में है। जैसे ही जहाज इन बादलों से बाहर निकलता है, पायलट्स अपने आगे बहुत बड़ा पहाड़ देखते हैं। एक पायलट ने तो मैक्सिमम हाइट पर ले जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जहाज को पावर लगा दी। जहाज ऊपर चढ़ते चढ़ते बैक साइड से पहाड़ की चोटी से टकरा गया। जहाज का पिछला हिस्सा फट गया। इवन के 2 पिछली सीटें भी सामान समेत बाहर निकल गई। 3 मुसाफिर उसके साथ लुढ़क गए। कुछ सेकंड्स के बाद जहाज नीचे गिर गया और इन्हीं लम्हों में एक और टकराव होता है। जहाज का लेफ्ट विंग टूट जाता है और इस बार बहुत से पैसेंजर्स जहाज से गिर जाते हैं। अब जहाज का सिर्फ सामने वाला हिस्सा बचा था, जो कि एक ग्लेशियर पर गिर चुका था। ये ग्लेशियर पर 350 किलोमीटर की स्पीड से 700 मीटर नीचे गिरा था। जहाज का तमाम मालो असबाब तबाह हो चुका था। जहाज के नीचे का हिस्सा और मुसाफिरों की सीट्स अलग हो गई थी। जैसे ही प्लेन का कॉकपिट क्रश हुआ, दोनों पायलट्स फौरन ही मारे गए। ये जहाज अनजान वीरान एंडीज माउंटेन पर उसे कोमे में ले जा चुका है। इन दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स ने बचे हुए पैसेंजर्स की मदद करने की कोशिश की। जहाज गायब होने के बाद चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को 1 घंटे के अंदर इन्फॉर्म किया गया। 4 प्लेन सनसेट के वक्त से लेकर रात गए तक इस क्रैश शुदा जहाज और लोगों की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। रेस्क्यू सर्विस ने अंदाजा लगाया कि जहाज का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो चुका है। साथ में एक वजह यह भी कि जहाज व्हाइट कलर का था, तो वो व्हाइट स्नो और बर्फ पर टकरा गया, जिसकी वजह से जहाज का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया था। 13 अक्टूबर की रात को सर्वाइवर्स को बहुत उम्मीद थी। उन्होंने उम्मीद की कि अगर वो वहां रात गुजारे और सर्दी से बच जाए तो अगले दिन उनको कोई ना कोई ढूंढ लेगा और रेस्क्यू कर लेगा। मगर उस ठंडी रात -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 5 जख्मी मुसाफिर जान की बाजी हार गए। जिंदा बचने वालों की तादाद 33 से कम होकर 28 रह चुकी थी। इन 28 लोगों ने जहाज के टुकड़े में पनाह ली। वो जहाज के पिछले हिस्से को सामान, सीट्स और बर्फ से बांधकर गर्म रखा। अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वे ने अगले दिन 14 अक्टूबर को ढूंढने के लिए 11 प्लेन्स भेजे। उन्होंने सही तलाश का इलाका चुना। एक्सीडेंट की जगह उसी टारगेटेड एरिया में थी, मगर उन्हें एग्जैक्ट जगह नहीं मिल सकी। जिंदा बच्चों ने जहाज की छत पर लिपस्टिक इस्तेमाल करके SOS लिखने की कोशिश की। जल्द ही उनके पास लिपस्टिक खत्म हो गई और वो SOS भी मुकम्मल ना लिख सके। फिर उन्होंने बैग से बर्फ पर एक बड़ा सा क्रॉस बनाने की कोशिश की ताकि उन्हें ढूंढने वाले हवाई जहाज से उन्हें देख सके। जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि ऐसा करना भी बेकार जा रहा है। उसे दिन 3 प्लेन्स उनके सर से गुजरे। उन्हें चीखो पुकार की
हाथ हिलाए, हवाई जहाज को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की पूरी कोशिश की, मगर नाकाम रहे। ये कोशिश एक और दिन तक चली। 15 अक्टूबर को इन सर्वाइवर्स ने महसूस किया कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। पानी को एक पैसेंजर फिटो स्ट्राउच ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हासिल किया। उसने एक मेटल शीट यूज करते हुए धूप को एक जगह फोकस किया और बर्फ को मेल्ट किया। पानी की बूंदें खाली शीशे में इकट्ठी होती गई। इसके अलावा कई पैसेंजर्स ने सीट कुशन्स को स्नो शूज के तौर पर यूज किया और सीट कवर के वूल को इंसुलेट करने के लिए यूज किया। इंतहाई जख्मी थी। प्रेडो ने अपनी बहन को खाना और पानी पिलाया ताकि वो बच सके। हादसे के 8वें दिन उनकी बहन की भी मौत हो जाती है। इस तरह के हादसे साबित करते हैं कि जिंदगी कितनी अनजान है। इनमें से ज्यादातर मुसाफिर साहिल पर रहने वाले थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी बर्फ तक नहीं देखी थी और उन्हें -33 डिग्री सेल्सियस की सख्त सर्दी में हाई एल्टीट्यूड पर बगैर खुराक पानी के जिंदा रहना पड़ा। इस तकलीफदेह माहौल में उन्हें एक और मसला सामने आया, जो कि स्नो ब्लाइंडनेस का। सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि पहाड़ों की बर्फ से रिफ्लेक्ट होके सीधा आंखों पर पड़ रही थी, जो कि आंखों को शदीद नुकसान पहुंचा सकती थी। और इन सर्वाइवर्स के पास कुल 3 सनग्लासेस थी। हादसे के 8 दिन बाद रिसर्च टीम ने 21 अक्टूबर को हार मान ली। उन्हें लगता था कि 8 दिन तक कोई बचा हुआ ना मिलने के बाद तलाश जारी रखना बेकार है। इतने दिन बाद कुछ ही लोग जिंदा रह सकते थे। 142 घंटे बाद तलाश बंद कर दी गई। अब यहाँ एक सर्वाइवर के लिए एक छोटी सी उम्मीद जागती है कि उन्हें जहाज की सीट में एक ट्रांसिस्टर रेडियो मिल जाता है। रॉय हार्ले, जो कि एक रग्बी प्लेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी माहिर थे। उन्होंने रेडियो को चलाने की मुकम्मल कोशिश की। उसने एक लंबा एंटीने का जुगाड़ किया। आखिरकार उसकी कोशिश से रेडियो ठीक हो गया और चल पड़ा। लेकिन ये रेडियो सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन करता था, यानी सर्वाइवर पैसेंजर इसको सुन सकते थे लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। नाजरीन, जब उन्होंने रेडियो को स्विच ऑन किया तो उनके कानों में पड़ने वाली पहली आवाज कुछ यूं थी: जहाज के क्रैश के 11 दिन बाद जहाज और पैसेंजर का सर्च ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया है। इस बात से उनका दिल टूट जाता है। लोग इस खबर को सुनकर रोते हैं, कुछ लोग हाथ जोड़कर दुआ करते हैं। फर्नांडो प्रेडो ही था जिसने इस खबर पर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसके पास एक और प्लान भी था। 11 दिन बाद इन सर्वाइवर के पास खाना खत्म हो जाता है और उन्होंने कम खाना शुरू कर दिया। सिर्फ 8 चॉकलेट बार्स, 1 मसल टिन, 3 छोटी जैम्स बोतल और कुछ बादाम बच गए। इसके साथ एक मूंगफली का डिब्बा, खजूरें, टॉफियां, खुश्क आड़ू और शराब रह गई थी। इस खाने की किल्लत का सिर्फ 1 पीनट को 3 दिन में खाया, जो कि ये ग़िज़ा के लिए नाकाफी था, क्योंकि खाना प्रैक्टिकली खत्म हो चुका था। 3800 मीटर की बुलंदी पर कोई पेड़, पौधे या जानवर मारने और खाने के लिए नहीं थे। कुछ लोग 11वें दिन में जहाज के कंपोनेंट्स को खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खाना खत्म हो चुका था। उन्होंने सीट फैब्रिक्स और लेदर्स को खाने की कोशिश की। ये उन्हें और भी बीमार करने लगा। आपको हैरत होगी जब आप जानेंगे कि ये लोग भूखे रहने के बावजूद बच कैसे गए। अब जीने के यहाँ दर्दनाक लम्हात शुरू होते हैं। उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए दोस्तों और फैमिली के जिस्म को न चाहते हुए भी खाने का फैसला किया और कहा गया, हमको जिंदा रहने के लिए यही खाना है। अब इस जहाज में लोगों को सिर्फ मुर्दा जिस्म ही अवेलेबल थे। कैनिसा ने इस आइडिया का पहला कदम उठाया। दूसरों ने भी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। भूख की शिद्दत में उन्हें वही इंसानी गोश्त खाना पड़ा। ये खाना उनके लिए 29 अक्टूबर तक चलता रहा। हादसे को 16 दिन गुजर चुके थे। ये मुर्दा जिस्म तेजी से कम होते जा रहे थे। उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या करना चाहिए। अब इससे बुरा और क्या हो सकता था। रात में उन्हें एक जोरदार गर्ज की आवाज सुनाई थी। यूं लगा कि पहाड़ की चोटी से बर्फ तेजी से गिरने लगी है और इसने टूटे हुए प्लेन को भर दिया। और 8 लोग ऐसे थे जो इस बर्फ की लपेट में अगला सांस भी नहीं ले पाए। अब बचने वालों की तादाद सिर्फ 19 रह चुकी थी। प्रेडो ने वेंटिलेशन के लिए एक मेटल पोल से बर्फ में एक बड़ा होल बनाया। उन्हें बर्फ के नीचे एक टनल बना लिया और वो जिंदा रहने के लिए यही फैसला कर पाए कि खुद को
बर्फ के गुफे में ही वापस ले जाना बेहतर होगा। 3 दिन बाद मौसम साफ होने पर वो वापस जमीन पर आते हैं। बाहर आने के बाद उन्हें ये यकीन हुआ कि उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। हादसे की जगह पर किसी की हेल्प आने की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार था। उन्हें आखिरी सांस तक मेहनत करना होगी। उन पैसेंजर्स में से कैनिसा, ब्रैडो और विजिंटन, ये 3 लोग जरा स्ट्रॉन्ग थे। सब ने फैसला किया कि इन तीनों को पहाड़ों पर हाइकिंग के रास्ते तलाश करना होंगे। अब इस प्लान क्रैश में पहला कदम था कि अपनी जगह और डायरेक्शन का ठीक अंदाजा लगाना। उन्हें बात याद आती है कि को पायलट ने क्रैश से पहले बोला था कि वो कुरिको से गुजरे थे। उन्हें अनुमान लगा कि कुछ किलोमीटर वेस्ट चलने से वो रूरल चिली पहुंच जाएंगे, लेकिन अफसोस ये अंदाजा भी गलत निकला। असल में को पायलट को नहीं पता था कि वो असल कहाँ उड़े जा रही हैं। उनका हादसा 89 किलोमीटर ईस्ट में एंडीज माउंटेन में था। 15 नवंबर का दिन। क्रैश को 33 दिन गुजर चुके। ये 3 लोग बचने की कोशिश करते रहते हैं। वो कुछ घंटे ईस्ट की तरफ सफर करने के बाद अपने हवाई जहाज के पिछले हिस्से को ढूंढ लेते हैं। वो हिस्सा पहले ही टूट चुका था। बहुत सारे सूटकेसेस, बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, टीन पॉट पैटीज, रूम बॉटल्स, कपड़े, कॉमिक बुक्स और दवाइयाँ इसमें मौजूद थी। और उन्हें इस जहाज के हिस्से में 2-वे कम्युनिकेशन रेडियो भी मिला। ये 2-वे कम्युनिकेशन रेडियो जो मैसेजेस को रिसीव और ब्रॉडकास्ट कर सकता था। वो रात भर वहाँ रुकते हैं। अगले दिन वो ईस्ट की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन इससे पहले वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने हवाई जहाज के रेडियो को ऑन करने की कोशिश करें। उन्होंने हवाई जहाज की मेन बॉडी से कुछ बैटरीज निकालकर रेडियो को चलाने की कोशिश की। शायद वो SOS कॉल कर सके और पैगाम दे सके कि अभी वो जिंदा हैं। जहाज के पिछले हिस्से में 24 किलोग्राम की बैटरीज थी, लेकिन वो बहुत भारी थी। उसे मेन बॉडी तक वापस लाया नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने उसे वहीं पर फौरन ऑन करने की कोशिश की। उन्होंने रॉय हार्ले, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट था, उसे भी शामिल किया, मगर वो नाकाम रहे। हवाई जहाज में एक 24 वोल्ट DC बैटरी और एक 115 वोल्ट AC इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, और वो उसको जोड़ने में नाकाम रहे। कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद उन्हें पता चला कि उनका रेडियो ऑन नहीं हो सकता। उन्हें जिंदा रहने के लिए अब सिर्फ वेस्ट की ही तरफ मुसलसल चलना होगा। 11 दिसंबर को हादसे के 59 दिन बाद एक बर्फानी तूफान आता है। इससे 3 और बचे हुए लोगों की मौत हो जाती। इन बचने वालों की तादाद अब 16 रह चुकी थी। उन्हें इन पहाड़ी सिलसिले की तरफ चलने के लिए और इस सर्द रात में सोने के लिए काफी सामान चाहिए। नाज़रीन, इनके साथ एक 18 साल लड़का कार्लो मिगुएल भी था। उसने बचपन में अपनी माँ से सिलाई करना भी सीख रखा था और इत्फाकन उसके पास कुछ सुइयां और सिलाई का सामान भी था। उसने कपड़ों को एक साथ जोड़कर बहुत बड़ा स्लीपिंग बैग तैयार कर लिया। ये 12 दिसंबर का दिन था। आज इस हादसे को ठीक 2 माह गुजर चुके थे। ब्रैडो, कैनिसा और विजिंटन बगैर किसी माउंटेनिंग गियर के हिमालय के पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बहादुरी से निकल पड़े। एक ही चीज थी उनके इल्म में कि वेस्ट में चिली है। उन्होंने सोचा कि 2-3 दिन चलने से मदद मिल सके, इसलिए उन्होंने खाने के लिए सिर्फ 3 दिन का बीफ अपने साथ ले लिया। खुद को गर्म रखने के लिए ब्रैडो ने 3 जीन्स पहनी। साथ उसने 4 सॉक्स और 3 स्वेटर अपनी टी-शर्ट के ऊपर पहन ली। उसकी सॉक्स को एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग से कवर किया गया था। ठंड बहुत ज्यादा थी। उनके पास टेक्निकल गियर, मैप, कंपास और चढ़ने के बेसिक गैजेट भी नहीं थे। इस ऊंचाई पर हवा पतली और ऑक्सीजन भी कम थी, फिर भी वो चढ़ने के लिए आगे बढ़ते रहे। उनके सिलने वाला स्लीपिंग बैग उनके लिए काफी फायदेमंद था। दिन में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते। तीनों ने स्लीपिंग बैग में एक दूसरे के पास सोते ताकि वो मुमकिन हद तक सर्दी से बच सके। वो सूरज निकलने के साथ चलना शुरू करते। साथ में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन उन्हें पता चला कि उनका अंदाजा पूरी तरह गलत था। उन्हें आगे चलने की कोई मंजिल नजर नहीं आ रही थी सिवाय इन ढके हुए पहाड़ों के। उनके खाने की कमी पर विजिंटन क्रैश की जगह लौट आया। ब्रैडो और कैनिसा दिनों तक चलते रहे। इतने में वो एक घाट तक पहुंच गए। एक घाट जिसमें नदी थी। पानी तक पहुंचना उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद और खुशी की खबर थी, क्योंकि नदी के बहाव से रास्ता ढूंढने में जरा आसानी थी और वो चलते रहे।
नाज़रीन, आज 20 दिसंबर 9 दिन चलने के बाद वो एक इंसान को देखते हैं। उन्हें खेतों में कुछ गायें नजर आती हैं। वो इतने थक चुके थे कि उनसे अब एक कदम आगे नहीं चल सकते थे। नदी के उस पार उनकी नजर एक घोड़े पर सवार एक आदमी पर पड़ी। प्रेडो ने आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन पानी इतनी उसको देख लिया और समझ लिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें कुछ याद था। कुछ महीने पहले एक हवाई जहाज का हादसा सुना था। उनके दोस्त ये जानकर हैरान हुए कि जब उन्होंने ये जाना कि ये कैसे बच गए, तो वो लोग ये सुनकर बहुत शॉक हुए कि जब उन्होंने ये सुना कि 2 महीने पुराना हवाई जहाज के हादसे के बाद के पैसेंजर्स अभी जिंदा हैं। सिरकियों ने नदी के उस पार ब्रेड फेंका और घोड़े पर 10 घंटे तक मगरब की तरफ दौड़ने लगा। वो किसी भी गांव से दूर थे। नजदीकी शहर तक पहुंचने के बाद उसने आर्मी के कमांडर को इन्फॉर्म किया और सेंटिगो को कॉल की। घोड़ों का इस्तेमाल करते हुए किसान प्रेडो और कैनिसा को लॉस मैनिटा तक पहुंचा दिया। 10 दिनों में वो 61 माइल चले, जिससे उनका वजन आधा हो चुका था। उस वक्त वो 44 केजी के थे। उनकी कहानी सुनते ही ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई। ये दिल दहला देने वाली कहानी वाकई ही नाकाबिले यकीन बन चुका था। चिलियन एयरफोर्स ने 3 हेलीकॉप्टर्स को जल्दी से उन फंसे हुए सर्वाइवर को बचाने के लिए भेजा। आर्मी ऑफिसर्स ने प्रेडो और कैनिसा से उस जगह की मालूमात के लिए इंटरव्यू लिया। प्रेडो ने पायलट के फ्लाइंग चार्ट का इस्तेमाल करके उनके चढ़ने के रूट का मैप बनाया। आर्मी कमांडर्स ने प्रेडो की वजह से बाकी बचने वाले पैसेंजर्स को पा लिया। 2 सर्च और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स ने 70 दिनों के हादसे के बाद 22 दिसंबर 1972 को 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। उनकी हालत इंतहाई भयानक थी। डिहाइड्रेशन, एल्टीट्यूड सिकनेस, टूटी हुई हड्डियां और शदीद भूख, सब ठीक हो गया। नाजरीन, ये कहानी दुनिया के लिए एक उम्मीद का सबक है। अगर आपने कुछ करना तय कर लिया है और आप में सब्र और इंसानियत है, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर आप चाहें तो आप वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में।